अस्सलाम वालेकुम करास। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल व करम से बखैरियत होंगे और छुट्टियां आपने एंजॉय कर ली होंगी। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सैलरी तक हम पढ़ चुके हैं। तो सैलरी के बाद आज हमने उसके परक्विजिट और उसके परक्विजिट से मतलब है कि अगर जो सैलरी उसको किसका एम्प्लॉयर दे रहा है, तो सैलरी के साथ साथ ऐसा नहीं होता कि एक आदमी की अगर 15,000 या 20,000 रुपये सैलरी फिक्स हो गई है तो वो उसको मिल रही है। जब आप टॉप पोजीशन पर जाते हैं और आप एक एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट बन जाते हैं और कई एम्प्लॉयर आपके पीछे होते हैं कि वो आपको हायर करें, तो फिर वो आपको इंसेंटिव देते हैं। इंसेंटिव मीन्स कि वो आपको कहते हैं कि जी ठीक है जी, ये आपकी 2 लाख रुपये सैलरी होगी, प्लस हम आपको कार भी देंगे, आपको आपके मकान बनाने के लिए लोन भी देंगे, हाउस रेंट भी देंगे, और अगर इस तरह की कुछ और फैसिलिटीज़ भी हैं, आपको 2 मुलाज़िम भी देंगे, तो आप हमारे पास आके जॉइन कर लें। तो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह वो वक़्त भी आपको जल्दी मिलेगा जब आपके पीछे एम्प्लॉयर होंगे और आप वो अपने उनको मनपसंद आप उन टर्म्स पे उनको जॉइन करेंगे। अब इन हालात में भी हमारा इनकम टैक्स जो ऑर्डिनेंस है वो उसकी वर्किंग करने का तरीका हमें बता रहा है, और वर्किंग करने का तरीका रही है कि आज हम सैलरी के तक तो हमने देख लिया था कि थोड़ा-सा उसको रिकैप कर लेते हैं, ताकि आपके माइंड में आ जाए सैलरी क्या चीज़ है। सैलरी ये था कि आप डेफ़िनेशन हमने देख ली थी कि सैलरी है, कोई भी अगर वो आपको पे दे रहा है, कोई भी आपको परक्विज़िट दे रहा है, तो वो सैलरी है, और सेक्शन आपका 12 है, इसमें वो टैक्सेबल है। और इसमें अगर कोई भी ओहदा है, मसलन किसी भी वो डेज़िग्नेशन या किसी भी ओहदे पे वो काम कर रहा है लेकिन है वो एम्प्लॉयी, तो वो आपका वो सैलरी में कराएगा, और उसकी जो जो भी इनकम होगी उस पे फिर हम सैलरी के रेट अब मैंने आपको दिए थे, उस रेट के मुताबिक हम उसके टैक्स कैलकुलेशन करेंगे सैलरी की। और सैलरी इसलिए भी हमारे लिए ना इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोग अपना कारोबार भी कर रहे होते हैं और और उसके साथ-साथ सैलरी भी अपना सैलरी इनकम भी अर्न कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी वो होते हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी होते हैं। तो सैलरी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका बिज़नेस के रेट्स जो हैं वो हाई होते हैं, और गवर्नमेंट ने हमेशा और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो आपका है उन्होंने सैलरी पर्सन को हमेशा इंसेंटिव दिए है। इसके रेट कंपैरेटिवली आपके जो बिज़नेस हैं इससे कम होते हैं, और कम होने की वजह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हम एक तो सैलरी की प्रॉपर कैलकुलेशन कर सकें। इस पर जो हमारा एफबीआर हमें आसानियाँ दे रहा है, वो हम आसानियों को जो बेनिफिट दे रहा है, वो हम एक सैलरी पर्सन को दे सकें। दूसरा प्लस ये है कि अगर वो उसकी कोई बिज़नेस इनकम भी है, तो हमने ये चेक करना है कि जी कि इस पर रेट सैलरी का लगेगा या बिज़नेस का लगेगा। तो उसका भी तरीक़ाकार दिया हुआ है कि अगर वो 50% से ज़्यादा टोटल जो उसकी इनकम है साल की, उसमें फिफ्थ सैलरी का आंसर जो एलिमेंट है, वो 50% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम में सैलरी ज़्यादा है, तो फिर वो उसको सैलरी का रेट लगाएँगे, अदरवाइज़ हम उसको बिज़नेस वाला रेट लगाएँगे। और होता क्या है कि सैलरी के लिए इसलिए भी अहमियत है कि जी आपका जो एम्प्लॉयर है उसने आपके हर महीने हर आपका टैक्स एडवांस टैक्स भी गवर्नमेंट को जमा कराना है। गवर्नमेंट इदारों में जो काम करते हैं उनको ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उनके जिनके अगर वालिदैन आपके काम कर रहे हैं, तो वो उनको आप देखें उनकी सैलरी स्लिप लेके, तो अगर उनकी 70,000 रुपये सैलरी है तो उसमें से हर महीने में 1000, 1500, 2000 रुपये उनका मुतल्लिका जो अकाउंट्स ऑफिस है वो डिटेक्ट करके एफबीआर में चालान जमा करा रहा होता है। तो ये सैलरी का पूरा साल आपने बहुत ज़्यादा इस पे फ़ोकस करना होता है, इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी होती है। ये बहुत अहमियत का हामिल है सेक्शन के अकाउंट्स ऑफिस ने हर महीने, मसलन कि अभी साल ख़त्म भी नहीं हुआ, पहला महीना है जून जुलाई का, और जुलाई की जब सैलरी उसने बनानी है तो सैलरी बनाते हुए उसने पूरे साल की टैक्स कैलकुलेशन आज उसकी बना लेनी है, और उस पे उसने तकसीम डिवाइडेड बाय 12 करके उसके उसने टैक्स भी जमा करा देना है। तो चार्जेबिलिटी हमने देख ली थी कि जी के अगर बेसिस ऑफ कि टैक्स ऑन रिसीट बेसिस, ये आप पढ़ चुके हैं कि जैसे उसको सैलरी मिलती जाएगी वो सैलरी चार्ज करता जाएगा, और अगर वो अक्रूवल बेसिस पे कर रहा है तो फिर वो अक्रूवल बेसिस पे अगर उसको सैलरी नहीं भी मिली तो वो उसी साल में जिस साल में उसने लेनी थी और नहीं मिली,
तो उसका अपनी सैलरी का हिसाब बनाकर टैक्स पे कर देगा। लेकिन नॉर्मली क्योंकि अक्रूवल बेसिस पर इसलिए नहीं होती कि एक एम्प्लॉई अगर जॉब छोड़ के चला गया है और उसकी 2 महीने की सैलरी रहती है, तो उसको कंफर्म नहीं होता कि जी वो 2 महीने की सैलरी उसको मिलती भी है कि नहीं मिलती। तो नॉर्मली लोग रसीद बेसिस के ऊपर ही इसको बुक कर रहे होते हैं कि हमें मिलेगी तो हम उस साल टैक्स दे देंगे, नहीं मिली तो उस साल हम अपनी इनकम का हिस्सा नहीं बनाएंगे। और फिर टर्मिनेशन के हमने रूल्स पढ़ लिए थे कि अगर कोई एम्प्लॉय टर्मिनेट होता है और उसको गोल्डन हैंडशेक क्या कोई इस तरह का एक लमसम अमाउंट मिलती, तो उसकी हम कंपोजिशन कैसे करेंगे। ये हमारा इससे पहले का सिलेबस था। और इसके बाद फिर हम अगर टैक्स फ्री सैलरी दे रहे थे, तो ये भी हमने मुझसे पहले पा लिया था कि जी एक आज से एक आपकी मन मर्जी पे वो आपका एक इतना अच्छा लेवल हो गया है कि आप एम्प्लॉयर कहता है जी कि आपका जितना भी टैक्स बनेगा एफबीआर का वही मैं पे करूँगा। तो उसको कैसे पे करना है, और वो भी हमने देख लिया था। अब इसको भी रिकैप कर लें, आखिरी पॉइंट है कि अमाउंट ऑफ प्रोक्योर्ड रिसीव्ड। तो सेक्शन 12(5) है कि जैसे जैसे आपको प्रोक्योर्ड अमाउंट मिलती जाएगी तो आप उसको टैक्सेबल करते जाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जी एम्प्लॉयर ही आपको अमाउंट दे। अगर वो अमाउंट आप किसी एम्प्लॉयर के बिहाफ पे किसी दूसरे शख्स से भी ले लेते हैं, तो वो भी आपका सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर, और ये है डिटर्मिनेशन कंपोजिशन ऑफ वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। अब आपको एम्प्लॉयर सैलरी आपकी जो ऐसे समझ लें कि बेसिक पे स्केल वो कहता है जी कि मैं आपको स्टार में से ग्रेड का दूंगा, 17 ग्रेड पे मैं आपको हायर कर रहा हूँ। इसका स्केल है जी कि 45 आपकी बेसिक होगी, हर साल आपकी 3,000 रुपये की इंक्रीमेंट होगी और ये जाएगा आपका 75,000 तक। फिर उसके बाद आप 18 में स्केल में चले जाएंगे। अब ये तो आपकी होगी बेसिक पे 45,000 जो 17 स्केल की है। प्लस वो कहता है जी कि मैं आपको गाड़ी भी दूंगा, कन्वेंस भी दूंगा। अब आपको बेसिकली कैश तो मिल नहीं रहा एम्प्लॉय को, लेकिन एफबीआर कहता है कि अगर वो कैश नहीं मिल रहा तो लेकिन कैश के बदले उसको मसलन उसको एक सर्विस मिल रही है। अगर वो सर्विस ना मिलती तो उसको कैश के बदले खरीदनी पड़ती, और खरीदनी पड़ती तो उसमें उसका गुजारा ना होता। अगर गुजारा ना होता तो फिर वो अपने एम्प्लॉयर से कहता है कि भाईजान 45,000 में मेरा गुजारा नहीं होता, मुझे आप 80,000 दे, क्योंकि मेरे जो घर के अखराजात है वो 45 में पूरे नहीं हो रहे। लेकिन क्योंकि उसको 45 जो सैलरी मिल रही है, प्लस उसको घर भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, 2 मुलाजिम भी मिल रहे हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयर को 80,000 का ही पड़ जाता है। तो इसके लिए फिर वो एफबीआर ने, क्योंकि जब वो 80,000 का पर उस कंपनी एम्प्लॉयर को बेनिफिट ले रहा है, तो फिर वो एफबीआर भी नहीं कहता है कि जी कि आप फिर उसके मुताबिक 80,000 पे टैक्स दें, ना कि जी आप जो कैश वसूल कर रहे हैं 45,000 पर मंथ सैलरी के उसमें टैक्स दें। तो आपके लिए परक्विजिट की डेफिनेशन रही है कि जी कि आपको सैलरी के अलावा अटैच टू एन ऑफिस और पोजीशन इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस, कि आपको कोई भी इस तरह के अलाउंस मिलता है जो आपके ऑफिस की वजह से मिल रहा है, जो आपकी जॉब की वजह से मिल रहा है, तो वो आपका परक्विजिट कहलाएगा। और इसमें जो पहला उन्होंने बुक में शेयर किया वो है सेक्शन 13 है और रूल 5 है। 13 का सब सेक्शन 3 है। इसमें कहा है कि जी कि अगर वो कोई कन्वेंस देता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। अब आपने देखें जी कि एम्प्लॉयर ने कन्वेंस दी हुई है, और उसमें ज़रूरी ऐसा भी है कि वो वो कन्वेंस एम्प्लॉयर ने जो दी है वो एम्प्लॉय अपने जाति घर भी ले जाता है, बच्चों के साथ भी घूमता फिरता है, और ऑफिस के काम के लिए भी वो उसमें कैरी करता है। जैसे मार्केटिंग मार्केटिंग मैनेजर है, उनको गाड़ी दी दी होती है, तो वो पूरा दिन क्लाइंट्स के पास भी जा रहे होते हैं और शाम को अपने घर फैमिली के घर ले जाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं और फैमिली की ज़रूरियात के लिए भी उस गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। तो इस सूरत में क्या होगा, अगर गाड़ी जो है वो कंपनी की है, तो उस सूरत में 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल टू द एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर ने जितने की वो गाड़ी खरीदी है उसका 5% जो कॉस्ट है उस गाड़ी की, वो एम्प्लॉय हर साल अपनी सैलरी में प्लस करता जाएगा। अगर उसकी बेसिक सैलरी जो पूरे साल की है वो है अगर
10 लाख रुपए, और गाड़ी जो है वो 20 लाख रुपए की उसको दी हुई है एम्प्लॉयर ने। तो 20 लाख की गाड़ी पे आप देख लें कि उसने जब 5 हर साल 1 लाख रुपए अपनी सैलरी में ऐड करेगा, और फिर जो उसकी सैलरी हो जाएगी वो 10 लाख प्लस 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए पे वो गवर्नमेंट को टैक्स दे देगा। और अगर गाड़ी उसने एम्प्लॉयर की अपनी नहीं है, उसने किसी लीजिंग कंपनी से लेकर दी है, उस सूरत में वो क्या करेंगे कि उस सूरत में जो लीजिंग कंपनी पर फिर आज की जो मार्केट वैल्यू जो थी जिस वक्त उसने लीज से ली है, तो उस मार्केट वैल्यू पे वो उस पर नॉर्मली वही 10 लाख ही होगी, मार्क 20 लाख ही होगी नॉर्मल वो वैल्यू, तो वो 5% जो होगा वो 1 लाख ही बनेगा, उस पर टैक्स देगा। लेकिन अगर फ़र्क है कि लीजिंग पे आपको महंगी मिलती है गाड़ी और कॉस्ट पे आपको सस्ती मिलती है। ऐसी इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि आप आज एक फ्रिज लेने जा रहे हैं, और फ्रिज की जो आपको 50,000 रुपये का फ्रिज है, एक मोबाइल लेने जाते हैं मार्केट में, वो आपको कैश में मिलता है 50,000 रुपये का, लेकिन अगर आप वही लीजिंग कंपनी से लेंगे तो आपको उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो है 60,000। तो आपको 60,000 जो उसकी प्रिंट प्राइस है उस पर देंगे, आपको 50,000 रुपये पर 10,000 डिस्काउंट करके नहीं देंगे। तो जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल का इधर जो शामिल है इसमें, जो अगर कैश पर खरीदने पर उसको कॉस्ट पे जो डिस्काउंट मिला है वो हम उसका इफेक्ट देंगे। लेकिन नॉर्मली जो लीजिंग पे होता है कॉस्ट का इफेक्ट, जो जो इस पे डिस्काउंट नहीं होता, आपकी जो फिक्स प्राइस होती है गाड़ी उस प्रोडक्ट की, तो उसी पे ही आप खरीदते हैं, तो इस पे आपको नॉर्मली बढ़ जाता है लीजिंग पे। तो हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि जी दोनों में एक ही है। और अगर उसने ऑफिस इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी, उसने कहा जी कि आप घर रखें, या आपके घर खड़ी रहेगी, या आप ऑफिस आते हैं या नहीं आते, इस पर आपकी मर्जी है, आपने सिर्फ अपने घर पे आके काम करना है। आप ऑफिस भी आते हैं तो रे ऑफिस काम के लिए गाड़ी इस्तेमाल नहीं होगी, आप घूमें फिरें और फिर वापस चले जाएं, तो अपना ही आपने काम करना है। एम्प्लॉयर उससे चाबी नहीं मांगेगा, चाहे उसको किसी ऑफिस काम के लिए भी चाहिए वो गाड़ी। तो उस सूरत में फिर वो 10%, 5 की जगह 10 हो जाएगा, और 20 लाख का 2 लाख रुपए उसने हर साल अपनी सैलरी में है, अगर वो गाड़ी ऑनर की है। और अगर वो गाड़ी लीज पे ली हुई है तो फिर जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो उस वक्त थी जिस पर उसने गाड़ी खरीदी है, तो उस फेयर मार्केट वैल्यू पर वो टैक्स देगा। और अगर वो 100% सिर्फ ऑफिस पर्पज़ के लिए दी हुई है, जैसे मार्केटिंग वाले हैं, उन्होंने उनको गाड़ी दी होती है कि जी सुबह आएँ, गाड़ी निकालें ऑफिस से और मार्केटिंग करें, शाम को 5 बजे गाड़ी खड़ी करें और अपनी बाइक निकालें, अपनी गाड़ी निकालें और घर चले जाएँ। तो इस पर्पज़ के लिए अगर कोई गाड़ी दी हुई है तो फिर वो एम्प्लॉयी को कोई बेनिफिट, उसका जो बेनिफिट एक तरह का पर्सनल बेनिफिट नहीं है, तो उसकी सैलरी में भी कुछ भी ऐड नहीं होगा। 10 लाख सैलरी है तो 10 लाख पे ही टैक्स देगा। फिर उसके बाद आ जाती है अकोमोडेशन, उसको उसने एम्प्लॉयर ने रिहाइश दी हुई है। अब एम्प्लॉयर में अगर वो एम्प्लॉई है और डायरेक्टर भी कंपनी का है, तो लेकिन वो सैलरी ले रहा है, उसको गाड़ी दी हुई है, उसको रिहाइश दी हुई है, तो उन दोनों सूरतों में क्या होगा कि ये हमारे पास दो चीज़ें लिखी हुई हैं। ये बेसिकली हमारे पास ये एक पॉइंट है, क्योंकि जहाँ पे एंड आ जाता है वो दोनों कंडीशनें पूरी करनी होती हैं हमने। और ये हमारे पास एक है और ये दो है। इन दोनों पॉइंट्स में से जो भी हायर होगा हम उस पर पे करेंगे, उसको पे सैलरी का हिस्सा बनाएंगे, उस पर टैक्स पे करेंगे। पहले नंबर पर क्या होगा कि जी एक अमाउंट है दैट वुड हैव बीन पेड इन केस इफ सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड, कि अगर वो मकान जो उसको दिया जा रहा है अगर वो ना दिया जाता तो उसकी जगह हम उसको जो कैश देते एम्प्लाई को। मिसाल के तौर पर अगर एक हमारे पास एक सैलरी, एक पर्सन, एक स्टारमा स्केल है, उस स्टारमा स्केल में हमारे पास एक एम्प्लॉय था जिसका अपना मकान था, हम उसको 50,000 रुपये दे रहे थे पर मंथ राइस के जी आपको अकोमोडेशन अलाउंस दे रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि अपने घर रह रहा था, अपने घर नहीं रह रहा था, तो आप समझेंगे, आप उसको आसान अल्फाज में समझ लें जी कि मुल्तान से एक आदमी लाहौर गया और इस हद पे गया जी कि मुझे 50,000 रुपये आप हाउस रेंट भी देंगे। वो 50,000 रुपये ले रहा था, लेकिन रह वो अपने किसी अजीज के घर फ्री में रह रहा था, लेकिन उसको 50,000 मिल रहा था। अब हुआ क्या जी कि एक दूसरा आदमी आता है, उसका वो आदमी छोड़ के चला गया एम्प्लॉई, अब दूसरा एम्प्लॉई आ गया, वो तो कहता है जी कि ठीक है जी कि मुझे, अब मैंने तो किराए की जगह पे रहना ही रहना है, मेरा तो ना कोई चीज़ नहीं है। तो अब उसको जो अब
वहाँ अलाउ है कितना 50,000 तक। तो उसको अगर 30,000 35,000 40,000 रुपए की भी अगर उसको रैश मिल जाती है जो उसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन क्योंकि उसको वो 50,000 तक अलाउ है तो हम उसका 50,000 रुपये ही अब सैलरी में हर महीने ऐड करेंगे। अगर दूसरी सूरत क्या है कि इन दोनों में से जो ज़्यादा है वो कौन सा है, एंड 45% ऑफ द मिनिमम ऑफ द टाइम स्केल। अब बेसिक स्केल हमारे पास 45,000 रुपये, उसका 45,000 स्केल है एम टी एस रा ऑफ द बेसिक सैलरी और द बेसिक सैलरी। और अगर एम टी एस नहीं दिया हुआ तो उस जगह की जो बेसिक सैलरी है वो क्या है, वो मिसाल के तौर पे हम कह लेते हैं जी बेसिक सैलरी इसकी 60,000 ले रहा है। एक जगह पे पे स्केल भी है, एक जगह पे पे स्केल नहीं बना हुआ, मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। गवर्नमेंट दायरे होते हैं वहाँ पे एम टी एस बना होता है, और जो गवर्नमेंट दायरे नहीं होते वहाँ पे सिर्फ बेसिक सैलरी चलती है। ये एम टी एस नहीं चलता। एम टी एस मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे है, इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। ये है कि जी इज द अमाउंट वेयर द सैलरी स्केल ऑफ द पार्टिकुलर एम्प्लॉई स्टार्स। मिसाल के तौर पर 4,900 रुपये से उसका आज ज्वाइन करेगा वो, हर साल उसको 800 रुपये की इंक्रीमेंट लगेगी, और जब वो 8,500 तक पहुंच जाएगा तो फिर उसके बाद वो उसका अगले स्केल में चला जाएगा। अगले स्केल मीनिंग्स के वो अगर आज 7वें स्केल में आया है तो फिर वो 8वें स्केल में चला जाएगा। 8वें स्केल की हो सकता है सैलरी स्टार्ट हो रही हो 5,500 से, और फिर होगा क्या कि फिर उसको जो इंक्रीमेंट लगेगी फिर वो लेकिन 8,500 से आगे चलेगा, और जो इंक्रीमेंट लगेगी वो एनुअल वो हो सकता है 1,000 रुपये हो, तो फिर उसको हर साल 1,000 रुपये की इंक्रीमेंट लगेगी। तो दूसरी सूरत में क्या है कि जी कि उसको दूसरी सूरत में क्या होगा कि उसको अगर ये कंडीशन नहीं दी जा रही और ये कहा जा रहा है कि जी कि आपकी जो आपका जो बेसिक सैलरी है ना, आपका मिनिमम टाइम स्केल का जो वो बेसिक सैलरी उसके मुताबिक है रहा, आपका अपना जो सैलरी है उसका हम आपको 30% तक हम आपको सैलरी देंगे। तो 30% तक टैक्स जो होगा उसका टैक्सेबल होगा, लेकिन ये नॉर्मली कम ही होता है। आपको ज़्यादा इसी के ऊपर ही फोकस करना है, और नॉर्मली आपको 99% तक यही आपको फील्ड के अंदर एक मिलेगा कि जी कि आपने करना क्या है। ये इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल देख लें आप कि मिनिमम टाइम स्केल है एक 2.5 लाख से 25,000 उसकी हर साल इंक्रीमेंट लगती है और 4,50,000 तक जाएगा। बेसिक सैलरी जो वो पे वो आया है अपन, वो है उसकी 1,40,000 रुपये। टाइम स्केल स्टार्ट हो रहा है 2.5 लाख से, बेसिक सैलरी उसकी 1,40,000 पर मंथ है। बोनस उसने साल का लिया है 10 लाख रुपए। इसका उन्होंने कहा जी कि इसकी आप कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2.5 लाख रुपए उसके जब मिनिमम टाइम स्केल दिया हुआ है तो फिर हम मिनिमम टाइम पहली प्रायोरिटी हमारी होगी इसके ऊपर, मिनिमम टाइम स्केल के ऊपर। तो पहली प्रायोरिटी प्रायोरिटी हम इसको देंगे। अगर ये नहीं होगा तो फिर हम 1,40,000 रुपये के ऊपर इसको इसको बेस बनाएंगे। यदि हमारी बेस बन रही है और इस बेस के ऊपर हम जब कैलकुलेट करेंगे 2.5 लाख जब 12 और फिर 45%, ये बनता है 13,50,000। या फिर जो उसने 10 लाख रुपए जो उसको किराया दिया गया साल का, इन दोनों में से देखेंगे जी देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा है, तो उसके ऊपर हम एम्प्लॉई की सैलरी में इस सैलरी का हिसाब बना देंगे। बेसिक सैलरी उसकी साल की होगी 16,80,000, क्योंकि 1,40,000 वो ले रहा है, अपने टाइम स्केल से भी वो कम ले रहा है, कोई वजह होगी कम ले रहा है। तो एक 16,80,000 उसकी सैलरी हो गई। बोनस उसको एक 10 लाख मिला तो वो भी प्लस कर दिया हमने, प्लस हमने जो रूल 4 के मुताबिक जो एडिशन करनी है एकोमोडेशन की वो करनी है। फिर हमने यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट की है 13,50,000 रुपये, ये आपके सामने है।
अब 10 लाख रुपए चाहे एम्प्लॉयर ने उसको 10 लाख किराया दिया, लेकिन क्योंकि वो हाई, जो उसका मिनिमम टाइम स्केल है वो हाई है, लेकिन वो सैलरी लो ले रहा है, तो सिफारशी कोई होगा तो सिफारिश के बेस पे भर्ती हो गया, लेकिन बजाय कि वो 2.5 लाख पे पूरा आता, वो 1,40,000 पर मंथ ले रहा है। तो 1,40,000 पर मंथ लेने की वजह से उसका जो उसको एकोमोडेशन अलाउंस होगा वो 13,50,000 उसको ऐड होगा, और उस पर वो टैक्स देगा। इसके बाद है केस नंबर 2 हमारे पास। इसकी बेसिक सैलरी 1,07,000 है। 12 लाख रुपए की उसको अकोमोडेशन दी जा रही है, कि उसका किराया पे किया जा रहा है। 12 लाख रुपए ही उसका ये बोनस मिल रहा है, और एक DNS अलाउंस भी उसको 30,000 पर मंथ मिल रहा है। ये आप लोगों को ना पेपर में ख़ास तौर पर ख्याल करना होता है जी, जब आपको पर मंथ दिया हो तो फिर आपने इसको 12 से ज़रब देनी होती है, और अगर आपको उसके महीने बता दिए गए हैं तो उस महीनों से ज़रब देनी होती है। जब एनुअल दिया होता है तो फिर आपने उसको एनुअली ट्रीट करना होता है। लड़के क्या करते हैं कि जी इसको भी एनुअली ही समझ लेते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि जी कि सारा का सारा आपका जो रिजल्ट क्वेश्चन है वो ख़राब हो जाता है, आंसर भी आपका सही नहीं आता। तो 160 को उसने 12 से ज़रब दी, और 45% जब इसका लिया तो 8,64,000 बनता है। तो हायर ऑफ दोनों में से कौन सा है? आल ये इसने 12 लाख दिए, तो ये 12 लाख ही हायर हो गया है, तो इसने 12 लाख ही उसकी सैलरी का हिस्सा बना दिया जो एक्चुअल किराया दिया गया है। इसी तरह एक तीसरा सवाल है। इस एग्जाम्पल में क्या है जी कि उसको मकान दिया गया है, जो 50,000 में उसका किराया दिया जा रहा है, और मकान का जो किराया है वो एम्प्लॉय खुद दे रहा है, और उसके जो एम्प्लॉय ने एग्री किया है 1 जुलाई 2020 को, तो ठीक है जी यार, आपका 50,000 में से 25,000 मैं दिया करूँगा, और आप मेरी तरफ से रिहाइश 25,000 की समझे। तो होगा क्या कि जी कि 2 लाख सैलरी है उसकी पर मंथ, बोनस उसको पूरे साल का 3 लाख मिला है, और 30,000 कन्वेंस भी उसको मिल रही है। अब हुआ क्या है कि 2 लाख का जरबे 12 की और फिर 45% लिया, तो ये बनता है 10,80,000, और 25,000 के हिसाब से 6 लाख बनता है। तो वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन जो होगी वो 10,80,000 जो हायर है वो हम बता देंगे, और यहीं पे अज्यूम किया जा रहा है कि जी के एनुअल रेंटल वैल्यू is equal to the amount that would have been paid by the employer if such accommodation is not provided। कि अगर वो हम वही ज्यूम कर रहे हैं कि जी कि अगर उसको वो रिहाइश ना दी जाती, मिसाल के तौर पर इससे पहले भी जो एम्प्लॉय था वो भी 25 ही ले रहा था, इसका भी 25 मिला है, और इस केस में भी अगर उसको किराया दिया जा रहा है 12 लाख तो इट मीन्स के 1 लाख का उसको हर महीने किराया दिया जा रहा है। तो इससे पहले भी 1 लाख था, और इस पोस्ट के लिए 1 लाख ही उन्होंने अलाउ किया हुआ है। तो अब होता क्या है, फ़र्क मैंने बता दिया था कि जी कि फ़र्क नहीं बताया था कि अगर वो 1 लाख उसको इस जगह पे अलाउ है, लेकिन वो खुद सस्ती जगह पे रहता है, तो उस वजह से उसका जो किराया बनता है वो 6 लाख बनता है साल का। हॉस्टल में रहता है, एक अकेला आदमी है, वो पसंद नहीं करता है जी कि मैं बहुत बड़े मकान में रहूँ, तो वो एक हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल का किराया बनता है पूरे साल का 6 लाख। लेकिन क्योंकि इस पोस्ट के लिए उसको 1 लाख अलाउ थे, वो अपनी मर्जी से सस्ती जगह पे रह रहा है, तो उसको 1 लाख ही उसकी सैलरी का हिस्सा बनेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं होगा। तो ये अज्यूम किया जा रहा है कि इन सब जगहों पर जो किराया उसको दिया जा रहा है वो वही है, जो अगर वो ना, अगर के 1 लाख अलाउ था और उसने 1 लाख की ही जगह ली है, कि सस्ती जगह पे नहीं लिया है। मतलब ये नहीं है कि जी कि यहाँ पर अगर उसको 12 लाख दिया जा रहा है किराए का, और उसको अलाउ था 16 लाख, तो अगर अलाउ 16 लाख था तो फिर 16 लाख यहाँ पे यदि ऐड हो जाता। तो ये अज्यूम इसलिए किया गया ताकि इस तरह के कन्फ्यूजन किसी बच्चे के जहन में हो तो ख़त्म हो जाए। फिर इसी तरह अगर घर के कोई यूटिलिटीज़ के बिल वगैरह वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, या कोई उसने मुलाजिम दिया हुआ है, तो उसका जो बिल वगैरह पे किया है, मुलाजिम की जो तनख्वाह है वो फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक, फेयर मार्केट वैल्यू इसलिए आ- आपको कंसेप्ट अकाउंटिंग में क्लियर होगा कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब है कि मिनिमम जो पे स्केल है पाकिस्तान में वो है 15 से 16 हज़ार इस वक्त, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध हर साल अलग से निकालता है। अगर एक मुलाजिम आपको बिल्कुल ही दर्जा 1 का दर्जा 2 का दिया हुआ है, जिसको
उन्होंने इन्फ्लेशन की वजह से वो 12,000 रुपये पे आपके पास काम कर रहा है। तो जो आपके पास पाकिस्तान का जो बेसिक रेट है वो है कि जी कि मिनिमम पे स्केल है वो है 16,000 रुपये। तो आपने अगर वो 12,000 रुपये भी काम कर रहा है मुलाजिम, तो आपने 16,000 रुपये उसका महीने का ऐड करना है, फेयर मार्केट वैल्यू। और अगर उससे ज़्यादा पे कर रहा है वो, अगर वो स्किल मुलाजिम है, तजर्बाकार मुलाजिम है, वो 25,000 भी ले रहे हैं, 30,000 भी ले रहे हैं पर मंथ, फिर आपने उसको 25,000 30,000 रुपये रखना है। डोमेस्टिक सर्वेंट्स, गार्डनर, हाउसकीपर, ड्राइवर कोई भी हो सकता है। तो उसके बाद अगर ये अहम है कि अगर उसका एम्प्लॉई उसको लोन दे देता है और उस पर ना तो वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, और अगर इंटरेस्ट चार्ज करता है तो कम चार्ज करता है, तो उस सूरत में क्या होगा? तो उस सूरत में क्या होगा कि उस सूरत में आपके पास एक बेंचमार्क दिया हुआ है अभियान है 2003 में कि जी 5% तो आपने टैक्स चार्ज करना है, आपने इंटरेस्ट चार्ज करना ही करना है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई से। और फिर 2003 से लेकर वो हर साल 1% भरता जाएगा, और 2009 में जाकर फिर वो 1% प्लस होना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका बेंचमार्क होगा वो 10% पर रुक जाएगा। अब तक 10% है, तो इट मीन्स कि अगर उसने आपका एम्प्लॉई ने आपको लोन दिया है जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आपने 10% अपने सैलरी की इनकम में उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट एज ए पार्ट ऑफ सैलरी बनाना है और उस पर टैक्स पे करना है। और अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और वो चार्ज कर रहा है 2%, तो फिर आपने 2 का फ़र्क निकालना है। 10% के साथ वो आता है 8%। 2% क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो बाकी 8% को आप अपनी इनकम का हिस्सा बनाएंगे। अगर वो आपसे 6% चार्ज कर रहा है, तो फिर भी आप 4% जो बचता है वो अपनी सैलरी का हिस्सा बनाएंगे। और इसी तरह अगर वो आपसे 12% चार्ज करता है, तो फिर आप कोई भी इसमें कोई भी बेनिफिट क्योंकि नहीं मिल रहा आपको। बेंचमार्क आपका 10% था, तो 12% वो ले रहा है, बेंचमार्क से ज़्यादा ले रहा है, 10% भी ले रहा है, तो उस सूरत में भी आपको 10% के बराबर ले रहा है, तो फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं है। तो फिर आप अपनी सैलरी में इसको कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये जो प्रोविजन है लोन वाली, ये 10 लाख से नीचे के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर लोन 10 लाख से ज़्यादा का है, तो फिर आपने बेंचमार्क को बेस बनाना है और एम्प्लॉई उसको उसके ऊपर अपनी सैलरी के इनकम में ऐड करेगा। अगर लोन 10 लाख से नीचे है, तो फिर वो उस पर कोई भी अगर वो फ्री में भी अगर उसने एम्प्लॉयर ने उसको दिया हुआ है, तो फिर वो कोई भी उसका जो बेनिफिट है वो अपनी सैलरी का हिस्सा नहीं बनाएगा और उसके बगैर ही जमा करा देगा। फिर एक सूरत और भी बनती है। एक सूरत ऐसी बनती है कि एक एम्प्लॉई 15 लाख रुपए का लोन लेता है और उस लोन से क्या करता है कि वो एक गाड़ी परचेज करके क्रीम पे चला देता है। अब वो 10% उसकी इनकम बनने थे। अब उसने सैलरी में क्योंकि 15 लाख रुपए लोन लिया हुआ, तो जो 15 लाख का जो है क्या कहते हैं 10% जो साल का इंटरेस्ट है वो उसका बन जाएगा। अब 15 लाख रुपए हम एज्यूम करते हैं कि जी उसने एम्प्लॉयर ने उसको जीरो रेट पे दिया है, तो 10% उसकी सैलरी का हिस्सा बनना था। अब जो उसने 10% जो सैलरी का हिस्सा बनाया, दूसरी तरफ आप देखें तो क्रीम के ऊपर भी वो इनकम कमा रहा है। अब बस साल में पता लगा जी कि उसने 8 लाख रुपए क्रीम के ऊपर भी उसने इनकम हो गई है उसको। अब इधर एक तरफ तो वो एसेट जो उसने लिया है उसके ऊपर भी वो अपना इंटरेस्ट देकर सैलरी पे टैक्स दे रहा है। तो जब वो टैक्स दे रहा है, तो दूसरी तरफ वो वही उस पर उसी एसेट से उसने 6 लाख भी कमाया। तो अब क्या होगा कि वो जो इंटरेस्ट जो देना है उसने, अब वो इसको क्योंकि वो आपको पहले बताया था कि जी इनकम जो हमने कैलकुलेट करनी है वो 5 हेड्स में करनी है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये जो पांचों इनकम्स हैं, सैलरी की इनकम तो रहा तक ताल्लुक ख़त्म हो गया कि उसने 10% 15 लाख का लिया और उसने उसको सैलरी का हिस्सा बना लिया और उस पर टैक्स दे रहा है। अब ये ऐसा तो क्योंकि कारोबार में भी चला है, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी हो रही है। तो उस सूरत में क्या होगा कि ये जो 15,000 रुपये उसने 10%
15 लाख पे अपनी सैलरी का हिस्सा बनाया है, अब वो कारोबार के लिए खर्चा है। इस एंगल से देखें, अगर आप कारोबार के एंगल से देखें, बिजनेस के एंगल से देखें, तो वो एक खर्चा हुआ है 15,000 रुपये, 6 लाख रुपये वहाँ उसको मुनाफा हुआ है साल का क्रीम से। तो वो 15,000 रुपये का खर्चा वहाँ क्लेम करके अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस को 15,000 से रिड्यूस कर लेगा, वो बन जाएगा 5,85,000 रुपये। ठीक हो गया, पॉइंट क्लियर है। अच्छा, एक सेक्शन था सेक्शन 64A, अब ये किताब में नहीं है और 2015 से नहीं है मेरे ख्याल में, इन्होंने क्यों ऐड कर दिया इधर। इसमें ऐसा था कि अगर वो आदमी लोन लेकर मकान बनाता है तो उस सूरत में क्या होगा, क्योंकि आपने इसमें नहीं है और इसने आगे भी लिखा हुआ है, हम चैप्टर 11 में देखेंगे। तो इस पॉइंट को आप छोड़ दें क्योंकि एक बुक में भी नहीं है। आपके इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस देखें तो सेक्शन 64A आपको नहीं मिलेगा। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आप उसको देख लेना। जुबानी मैंने आपको बता दिया है कि 15 लाख का 1.5 लाख बनता है और 2% जो एम्प्लॉयर जो चार्ज कर रहा है उसको, तो बाकी 1,20,000 रुपये उसकी इनकम बन गई है। अगर इसी तरह एक एम्प्लॉई ने किसी के कोई पैसे देने थे या कोई सेटलमेंट करनी थी, तो वो अगर वो एम्प्लॉयर उसको पे कर देता है तो एम्प्लॉयर के ही उसने कुछ पैसे देने थे और एम्प्लॉयर उसको माफ़ कर देता है, तो उन दोनों सूरतों में जो होगा वो उसकी इनकम बन जाएगी एम्प्लॉई की और सैलरी की हद में जाएगी। ये हम इतना तफसील में इसलिए पढ़ रहे हैं कि बहुत सारी इनकम्स, जितनी भी इनकम्स हैं, हमने इसको प्रॉपर हेड में लेकर जानी है। मैंने पांचों हेड बताए हैं आपको, इन पांचों हेड में ही लेकर जाना है। ऐसा नहीं होता कि जी कि इनकम फ्रॉम सैलरी आपका कोई हेड बनता है वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दें, इनकम फ्रॉम सोर्स का कोई हेड बनता है तो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल दें, नहीं। इसकी हर हेड की टैक्सेशन का तरीकेकार अलग है और जो हमारा काम है, आपका काम है, जो आपको टैक्स भराया जा रहा है वो इसलिए भराया जा रहा है कि जी आपने इसको विजिलेंट होकर जो भी इनकम है उसको उसके प्रॉपर हेड में डालना है। ऐसा नहीं है कि जी आप सैलरी वाली बिजनेस में डाल दें, बिजनेस वाली सैलरी में डाल दें, तो फिर आपको ना पड़ा, तो इतनी मेहनत करने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। और फिर BRB और इस तरह के जो कौमी हमारा इदारे हैं और उन्होंने भी टैक्स पे ले लिया और फिर आपने दे दिया, फिर पाकिस्तान भी चल गया। इसलिए ना ये बड़ा अहम है और आपको इसलिए तफसील में पढ़ाया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे जी कि इतनी इतनी बातें हैं, मामूली मामूली बातें हैं कि एम्प्लॉयर को भी अगर उसे माफ़ कर दिया फिर क्या हो गया, तो अगर माफ़ कर दिया तो फिर क्या होगा। वो इसलिए है कि जी आपके जहन में कोई ऐसा मफरूज़ा ना हो जाए, नहीं यार अगर इसमें नहीं लिखा हुआ तो फिर मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस बना लूँगा क्योंकि मुझे वहाँ बेनिफिट मिल रहा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस वाली जो अमाउंट है मैं सैलरी में डाल दूँगा क्योंकि मुझे बेनिफिट मिल रहा है। लॉ के अंदर हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की जाती है ताकि आप किसी तरह का भी कोई शक का भी पहलू हो, अगर आपके बेनिफिट में जा रहा है तो वो भी आप क्लेम ना कर सकें। और इसलिए एक मामूली मामूली बात को भी उन्होंने इतनी तफसील से एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसी तरह अगर आपने देखा है कि जी पहले उसको रिहाइश मिल गई थी, लेकिन अगर वही रिहाइश एक एम्प्लॉय की अपनी है या एम्प्लॉयर की अपनी है, उस सूरत में क्या होगा। अगर तो वो एम्प्लॉय की अपनी रिहाइश है तो उसके ऊपर जो किराया होगा वो ज़ाहिर बात है उसकी अपनी रिहाइश है, वो अपनी रिहाइश के ऊपर रहने का भी किराया ले रहा है, तो इनकम उसकी इनकम इनकम है और सैलरी इनकम है। अब क्योंकि वो किराया ले रहा है तो उस सूरत में क्या होगा कि उसकी एक कि उसने अपना मकान किराए पे दिया हुआ है अपने एम्प्लॉयर को, तो उस सूरत में क्या होगा कि जी वही प्रॉपर्टी जिसको वो सैलरी इनकम में भी ऐड कर रहा है, अब वो इनकम उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी हो गई है क्योंकि अपना ही मकान है वो उसने किराए पे दे दिया है। अगर वो अपना मकान ना होता तो इसका मतलब ये था कि जी वो किसी दूसरे मकान पर रहता और तो दूसरे मकान में रहता, उसका किराया जो उसका एम्प्लॉयर भरता वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी थी। और ये मकान अगर इसने किसी दूसरे बंदे को किराए पे दिया होता तो ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती। तो आप देखें लॉ ने इस चीज़ को भी कवर किया है कि दोनों सूरतों में, क्योंकि अगर वो मकान किसी दूसरे को किराए पे देता और खुद वो अपने एम्प्लॉयर के मकान पर रहता, तो उन दोनों सूरतों में एक तरफ उसको अपने मकान का जो किराया आ रहा था वो प्रॉपर्टी इनकम था और जो सैलरी पे जो किसी जो उसका एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसका हाउस का खर्चा, तो वो उसका सैलरी का हिस्सा बनता। तो उन दोनों सूरतों में आपने अब वो दोनों सूरतें मर्ज हो गई हैं। अब मर्ज होकर क्या हुआ है कि वही मकान उसने अपने एम्प्लॉयर को दे दिया है, तो इस मीन्स के वो इसकी सैलरी का भी हिस्सा बन रहा है प्लस वो
उसको प्रॉपर्टी की इनकम अलग आ रही है। प्रॉपर्टी का हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, तो उसमें नेक्स्ट वीक में देखेंगे, तो उसमें वो प्रॉपर्टी पे भी टैक्स, इनकम पे भी टैक्स देगा। अब दूसरी सूरत में देख लें कि क्या हुआ कि दूसरी सूरत में अगर इम्प्लॉय अपने वो मकान ही एक एम्प्लॉयर का है, उसके ओनर का है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में क्या होगा कि फिर वही जो आपको पढ़ा था 45% ऑफ द मिनिमम टाइम स्केल बेसिक सैलरी विच एवर हायर विल बी एडेड टू द एम्प्लॉइज टैक्सेबल सैलरी, और द एम्प्लॉयर विल नॉट बी कंसिडर टू हैव एन एनी रेंटल इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। और जो एम्प्लॉयर होगा वो नहीं समझा जाएगा कि एम्प्लॉयर के लिए, बिजनेस के लिए, कि उसने कोई रेंट नहीं अर्न किया। और अगर इसी तरह अगर उसका कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से खुश होकर उसको कोई गिफ्ट, कोई अच्छी, कोई वैल्यूएबल चीज़ या कोई प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र कर देता है, तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन ट्रांसफ़र की गई है जो हो गई, वो एम्प्लॉय की सैलरी का हिस्सा बन जाएगा और उसका एम्प्लॉय सैलरी देगा। और इसी तरह अगर कोई भी परक्विजिट दिया गया जो ऊपर कवर नहीं हुआ, तो उसकी हमने फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉय को दे रहा है, और एम्प्लॉयमेंट का उनमें रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप की वजह से अगर वो कोई चीज़ एम्प्लॉयर के नाम कर रहा है, कोई भी बेनिफिट दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो हम इधर लिख देंगे। और अगर एम्प्लॉय कुछ उसमें कॉस्ट पे कोई हिस्सा मिला रहा है, तो वो हम उसमें से माइनस कर देंगे, और जो बाकी जो रकम होगी जो एम्प्लॉय ने उसके लिए खर्च की है, वो सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। और ये इसलिए अहम है कि इसमें हम कार वगैरह की मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि कार, मोटरसाइकिल, कन्वेंस ऊपर आ गया है। ये है कि जो चीज़ें ऊपर डिस्कस नहीं हुई, तो उनके लिए रहा है कि जी अगर वो ऑफिस में से कोई टेबल चेयर से उठा के दे देता है अपने एम्प्लॉय को, जी आप घर ले जाएं और मज़े करें, अरे आप अपना ऑफिस बनाएं घर में, तो इस पर्पज़ के लिए अगर वो फ्री में दे देता है, तो उसकी जो प्रॉपर्ट एक कंप्यूटर दे देता है, एक लैपटॉप उसको फ्री में दे देता है कि जी ये आप कंपनी का नहीं है, बराबर आपका अपना है और आप इसको मज़े करें, तो उस सूरत में जो फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी, वो एम्प्लॉय के उस साल में सैलरी का हिस्सा बनेगा, और सैलरी का जो उस पर वो फिर सैलरी के रेट से टैक्स देगा। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा सेक्शन है, और वो है थोड़ा सा टेक्निकल है, अदर कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी इनकम। इसमें आ जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स, रिडक्शन इन टैक्स लिएबिलिटी, सैलरी एंड आउटसाइड पाकिस्तान, और फॉरेन सोर्स सैलरी। ये इसकी मैं दूसरी वीडियो बना के आपको शेयर करता हूँ।